हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ नॉवेल समास्कारा विच इज रिटन बाय यूआर अनंतमूर्ति। सो टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो आर about author, short summary, then very important questions as well as answer। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यूआर अनंतमूर्ति एक इंडियन कंटेम्प्रेरी राइटर और क्रिटिक थे कन्नड़ लैंग्वेज में। इनफैक्ट ये जो नॉवेल है समास्कारा वो भी कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, उसके बाद वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इन्हें अपने लिटरेरी वर्क के लिए जननपीठ अवार्ड मिल चुका है, जो कि इंडिया का सबसे ऑनर्ड अवार्ड है लिटरेचर फील्ड के लिए। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण भी मिला है 1998 में। केरला के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर रह चुके हैं और साथ ही साथ ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के फाइनलिस्ट भी रह गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। सो इन दिस नॉवेल देयर आर 4 मेजर कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज प्रणेश आचार्य, यू कैन कंसिडर हिम एज अ प्रोटैगनिस्ट। देन चंद्री, नारायणप्पा and Putta. We'll discuss about each character along with the story. So the central scene of the novel, we cannot say the theme, but the central scene of the novel is the death of Narayanappa और उससे related जो complications आए उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। And if we'll talk about the theme, so Brahminwood is the central theme of this novel as well as the quest of identity. The search of identity is another theme of this novel. तो एक बार आप स्टोरी को अच्छे से समझ लीजिए, आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो समास्कारा का क्या मतलब होता है? समास्कारा के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन इस नॉवेल में जो मीनिंग सिग्निफाई करता है वो है लास्ट राइट का, मतलब जो अंतिम संस्कार करते हैं किसी के मरने के बाद, ये उस चीज को हाईलाइट करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी। तो इस नॉवेल की सेटिंग जो है वो कर्नाटका के एक छोटे से गांव दुर्वासापुर की है। यहाँ के मेजॉरिटी ऑफ पीपल माधव ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं और कर्नाटका में ब्राह्मण डोमिनेटेड एरिया को अग्रहारा कहा जाता है। तो इस नॉवेल की जो पूरी स्टोरी है वो नारायणप्पा के डेथ और उसका जो लास्ट रिचुअल्स होता है, जो अंतिम संस्कार करने का जो विधि है, उस पर पूरा रिवॉल्व करता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो नारायणप्पा एक एंटी ब्राह्मणिकल ब्राह्मण है, मतलब वो एक ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मण के कोई भी नॉर्म्स को, बिलीफ को, उसके रेगुलेशन को, रूल्स को फॉलो नहीं करता था। वो नॉनवेज खाता था, ड्रिंक करता था, भगवान का मजाक उड़ाता था और एक लो कास्ट प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लाके रखा था जिसका नाम था चंद्री। और इस वजह से गांव के जो बाकी ब्राह्मण्स थे वो नारायणप्पा से बहुत नाराज रहते थे, उसके अगेंस्ट थे। तो किसी बीमारी के वजह से नारायणप्पा का डेथ हो जाता है और उसके साथ जो एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी चंद्री, वो परेशान हो जाती है कि अब इसका जो अंतिम संस्कार है, जो लास्ट राइट है, वो कौन करेगा। तो वो गांव के सभी लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं और फिर सब लोग मिलकर प्रणेश आचार्य के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि ये ब्राह्मण तो था लेकिन ये ब्राह्मण के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता था, तो इसका अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाए, किस कम्युनिटी के हिसाब से किया जाए। इनफैक्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इसका अंतिम संस्कार करेगा कौन, क्योंकि ब्राह्मण प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई नॉन ब्राह्मण का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता और नारायणप्पा क्योंकि ब्राह्मण के किसी भी रूल्स को, बिलीफ्स को फॉलो नहीं करता था, इसलिए वो पूरी तरीके से ब्राह्मण नहीं था। तो ये ब्राह्मण जो थे वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते। तो इतना सारा कंफ्यूजन था। और एक और रूल था कि जब तक अंतिम संस्कार पूरा ना हो जाए तब तक गांव में कोई भी खाना नहीं खाएगा। तो उसमें गांव में बच्चे भी थे, वो भी भूखे थे, इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब प्रणेश आचार्य ने क्या डिसीजन लिया उसे जानने से पहले हम उनके कैरेक्टर को समझते हैं। तो प्रणेश आचार्य एक वैदिक स्कॉलर थे और वो अपने गांव के ब्राह्मण कम्युनिटी के लीडर थे, मतलब एक स्पिरिचुअल लीडर थे जिसकी बात सभी मानते थे, जिसके डायरेक्शन को सभी लोग फॉलो करते थे। एंड द मेन गोल ऑफ हिज लाइफ वॉज टू अटेन लिबरेशन। लिबरेशन मतलब होता है मोक्ष, मतलब की फ्रीडम। कहाँ से फ्रीडम? जो ये साइकिल होता है डेथ से रीबर्थ का, इस साइकिल से उनको फ्रीडम चाहिए था। मतलब वो समास्कारा को एंड करना चाहते थे। ये जो साइकिल है फ्रॉम डेथ टू रीबर्थ, रीबर्थ टू डेथ, इस साइकिल को भी समास्कारा कहते थे। तो उनको समास्कारा से मुक्ति चाहिए था, इसीलिए वो अपने आप को कंप्लीटली भगवान की तरफ डिवोट कर चुके थे और वो अपने गोल पर फोकस्ड रह पाए, इसलिए उन्होंने एक इनवैलिड वुमेन से शादी किया। इनवैलिड मतलब वो बीमार थी पहले से ही, शादी से पहले से बहुत ज्यादा बीमार थी। ऐसे औरत से उसने शादी किया ताकि वो अपनी फैमिली लाइफ ना शुरू कर पाए और अपने गोल पर फोकस करे। मतलब कि इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन नहीं था,
आचार्य एकदम रूटीन लाइफ फॉलो करते थे, सुबह उठकर पूजा पाठ, फिर अपने वाइफ को नहलाना, उसको मेडिसिन देना और फिर वापस से पूजा पाठ में लग जाना, अपने वाइफ को खाना खिलाना, बस उनका यही काम था। बाकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उनका कुछ लेना देना नहीं था। फिर गांव के सभी लोग और चंद्री अपने प्रॉब्लम को लेकर आचार्य के पास आते हैं, तो आचार्य उन लोगों को एश्योरेंस दिलाते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढूंगा। आचार्य कई सारे रिलीजियस बुक पढ़ते हैं ताकि वो ये समझ पाए कि नारायणप्पा जैसे ब्राह्मण का अंतिम संस्कार किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, लेकिन उनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। फिर वो मारुति टेम्पल चले जाते हैं, मतलब कि हनुमान जी के टेम्पल में चले जाते हैं और पूरा दिन वहां पे स्पेंड करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि शायद उनको वहां कोई आंसर मिल जाए, लेकिन वो वहां से भी डिसअपॉइंट होकर आते हैं। फिर जब प्रणेश आचार्य अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तो जंगल में उनको चंद्री मिलती है और चंद्री उनका पैर पकड़ के रोने लगती है और इसी बीच इन दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशन बन जाता है। उस वक्त आचार्य पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि वो कौन है। फिर आचार्य जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं उनका सर चंद्री के गोद में होता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अपने इस एक्ट को वो एकदम इमोरल, पाप समझने लगते हैं और चंद्री को कहते हैं कि मैं गांव वालों के सामने जाके अब ये अनाउंस करूंगा कि अब मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं ये डिसाइड करूं कि किसका समास्कारा कौन करेगा, सिर्फ मैं अपना समास्कारा कर सकता हूँ, ये जाके मैं सबको बताने वाला हूँ। लेकिन चंद्री ये नहीं चाहती थी कि आचार्य का इंसल्ट गाँव वालों के सामने हो, इसलिए वो वहां से चली जाती है उनकी बात बिना सुने। और फिर एक फिश मर्चेंट के हेल्प से, जिसका नाम था अहमद बरी, वो नारायणप्पा के बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है और जिसके बारे में अग्रग्रह के किसी लोगों को नहीं पता था, मतलब गांव के किसी लोग को पता नहीं था। अब क्योंकि गांव के किसी लोगों को पता नहीं था तो वो फिर से आचार्य के पास जाके इकट्ठा होते हैं सेम क्वेश्चन के साथ। तो इस बार आचार्य उनको ये रिप्लाई करता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम लोग वैसा करो। फिर ब्राह्मण्स के जाने के बाद आचार्य एक नदी में चला जाता है स्विमिंग करने, नहाने के लिए। उस वक्त उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है और वो कहीं ना कहीं फिर ये फील करने लगता है कि उसके और चंद्री के बीच में जो भी कुछ हुआ वो कुछ गलत नहीं हुआ। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसके अंदर वो डिजायर था जो कि दबा हुआ था, उसने दबाया था अपने इस डिजायर को। फिर जब वो नहाकर वापस आता है तो देखता है उसकी जो वाइफ है, जिसका नाम था भागीरथी, वो ज्यादा बीमार हो गई है, उसको प्लेग हो गया था, तो वो बहुत ज्यादा बीमार थी और उसके वजह से उसका डेथ हो गया। तो वो अपनी वाइफ का लास्ट राइट को पूरा करता है, मतलब अंतिम संस्कार करता है और वो चंद्री को ढूंढने निकल जाता है। फिर वो अपने इस एमलेस वेंडरिंग में एक आदमी को मिलता है जिसका नाम होता है पुट्टा, और आचार्य पुट्टा के साथ कई जगह पर घूमते हैं, कई सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर पुट्टा आचार्य को एक कर्नाटका के छोटे से गांव विलेज में लेके जाता है जहां पे एक फेस्टिवल रहता है। तो आचार्य पहली बार इतने भीड़ को देखते, इतने क्राउड को देखते हैं। वहां पे वो और भी बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। वो कॉक फाइट को देखते हैं, मतलब मुर्गे के लोग की जो फाइट होती है उसको देखते हैं। उसे देख के आचार्य को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि मुर्गे एक दूसरे को मार रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। तो ये क्रुएलिटी को देख के भी उनका दिमाग चेंज होता है कि रियल वर्ल्ड ऐसा होता है। फिर मंदिर में सभी लोगों के साथ में बैठ के, जहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, सभी बड़े छोटे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, इससे भी उनका दिमाग चेंज होता है। और साथ ही साथ वो डरते हैं कहीं उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, कोई उन्हें पहचान ना ले वहां पर। फिर उस फेस्टिवल में कई सारे गेम देखते हैं जिसमें एक लड़की पोल पर चलती, मतलब रस्सी पे चल रही थी, तो उस लड़की को देखकर उसे चंद्री की याद आ जाती है और वो चंद्री के चार्म को मिस करने लगता है। और दूसरी तरफ पुट्टा जो है पद्मावती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट से बात करता है, उसे कहता है कि वो आचार्य को उसके पास ले आएगा। फिर जब वो आचार्य को लेने जाता है तो आचार्य के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। आचार्य ये सारी चीजों को देखकर वो एकदम ही बदल जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने गांव दुर्वेशापुर वापस जाएंगे और चंद्री के साथ सबके सामने हक से रहेंगे। इनफैक्ट वो अपने जो भी उन्होंने काम किया है उस चीज को सबके सामने कन्फेस करेंगे और बिना किसी गिल्ट के अपने ही सोसाइटी में रहेंगे। फ्रेंड्स, समरी में बस इतना ही। चलिए अब देखते हैं इस नॉवेल पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर। सो फर्स्ट इज डिस्कस समास्कारा एज अ नॉवेल ऑफ द क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक सेंट्रल थीम है। क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी क्या है, सेंट्रल थीम है इस नॉवेल का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन आप सारे आंसर में सेम लिख सकते हैं और क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सेम कंटेंट लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें ऑथर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है और नॉवेल का एकदम छोटा सा, मतलब शॉर्ट का भी शॉर्ट समरी देना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पैरा। Samaskara is the novel of the quest for identity and this quest is of course for the central character। जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके ऊपर है ये। और वो कौन है? प्रणेश आचार्य।
और ये जो क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी है वो कैसे फॉर्म होता है, उनकी जर्नी से, और जर्नी जो है उनकी सेल्फ डिस्कवरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो चंद्री के साथ इंटीमेट होते हैं फॉरेस्ट में, उसके बाद वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल टर्मोइल में पाते हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल कंफ्यूजन में पाते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है गलत है। और उसके बाद जब उनकी वाइफ का डेथ हो जाता है तब वो सोचते हैं कि अब दुर्वेशापुर में कुछ भी नहीं बचा है कि वो वहां पे रहे, इसलिए वो अपनी एक जर्नी के लिए निकल जाते हैं। तो इस जर्नी में आचार्य के पास सिर्फ दुर्वेशापुर का एक्सपीरियंस था और अब वो नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार होने वाले हैं। फिर वो एक हाफ कास्ट यंग मैन से मिलते हैं जिसका नाम होता है पुट्टा, और उसके साथ बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि उन्होंने रोस्टर फाइट्स देखा जिसमें उन्होंने वॉयलेंस को एक्सपीरियंस किया, क्रुएलिटी को एक्सपीरियंस किया। फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं जिसका नाम होता है पद्मावती। हालांकि उनके साथ वो जाते नहीं है लेकिन फिर भी एक लस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर जब वो टेम्पल में सबके साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो उनके अंदर एक और डर रहता है, और वो डर रहता है कि कहीं कोई उन्हें पहचान ना पाए। तो आपको यही सारी चीजें इस आंसर में लिखना है। सो द लास्ट 3 एक्सपीरियंस इज दैट आर पर्टिकुलरली फ्राइटनिंग आर द cockfight, the visit to the prostitute, and sitting down to meals in the temple. In the cockfight, he has the first brush with life in the raw with violence and cruelty in the ordinary world, and in the second, he experiences the stirrings of lust when he is face to face with Padmavati. Then the third experience that proved the most frightening and that precipitate the matters is the experience of being identified in the temple. अपने आप को पहचाने जाने से वो डर रहे थे। तो ये सारे एक्सपीरियंस आचार्य के लिए डरावने तो थे, लेकिन ये उनको रियल वर्ल्ड, जो रॉ वर्ल्ड है, उससे इंट्रोड्यूस कराए। और फिर ये जर्नी आचार्य को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने और चंद्री के बारे में सोचे, उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचे, वो सेल्फ एनालिसिस करे। तो इस एनालिसिस के वक्त वो अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि वो अग्रग्रह को वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या उन्हें पकड़े जाने का डर है, या फिर चंद्री और उनके बीच में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है उनके दिमाग में चल रहा है। तो शुरुआत में आचार्य सोचते थे कि उनके और चंद्री के बीच में जो भी कुछ हुआ वो अनडिजायर्ड था, इनफैक्ट वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सब भगवान की मर्जी थी। लेकिन वो फिर भी अपने आप से लड़ते रहे कि सही क्या है गलत क्या है, और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि चंद्री और उनके बीच में जो भी कुछ हुआ उसकी वो पूरी जिम्मेदारी खुद लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर थीम्स इन द नॉवेल समास्कारा। डिस्कस एसेटिसिज्म एंड इरोटिसिज्म एज द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवेल समास्कारा। अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर सेम लिखना है। एसेटिसिज्म मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन और इरोटिसिज्म मतलब सेक्सुअल डिजायर। तो इस क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन सेम रहेगा और ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पूरा रेलेवेंट है, आपको वही लिखना है। एसेटिसिज्म को डिफाइन करते वक्त आपको प्रणेश आचार्य का पहले वाला लाइफ दिखाना है, जब वो चंद्री से नहीं मिले थे उसके पहले वाली लाइफ, उनका कैसा रूटीन था वो सब, और इरोटिसिज्म में चंद्री से मिलने के बाद वाला सीन, और पद्मावती से भी। और भी कुछ पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, उसे देख लेते हैं। तो इस नॉवेल में एसेटिसिज्म और इरोटिसिज्म एलिगोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है। एलिगोरिकली मतलब सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। जो मतलब कोई भी मैसेज होता है कोई भी नॉवेल में, स्टोरी में, एक सिंबल के थ्रू, इवेंट के थ्रू, मतलब जिसमें हिडन मीनिंग हो, उसके थ्रू अगर एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एलिगोरी बोलते हैं। तो एसेटिसिज्म और इरोटिसिज्म एलिगोरिकली रिप्रेजेंट हुआ है और बहुत ही एक दूसरे से अपोजिट है। तो इस नॉवेल में सेंट्रल कैरेक्टर का ग्रोथ दिखाया गया है कि वो कैसे अपने इस डुअल पर्सनालिटी से बाहर आता है और वो अपने एक्चुअल जो ह्यूमन डिजायर है उसको सुनता है, उसको समझता है। फिर सेकेंड पॉइंट में एसेटिसिज्म और इरोटिसिज्म को समझाने के लिए नारानप्पा और प्रणेश आचार्य के पर्सनालिटी को कंपेयर किया गया है। आप इसको पढ़ लेना। नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। The turning point comes when Pranesh Acharya has his first experience of sexual pleasure with a low caste woman, and this is the key episode in the novel. इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फिजिकल नीड के बारे में अवेयर हो गया कि उसे क्या चाहिए, उसके क्या डिजायर हैं। और जब वो जर्नी पे जाता है तो वो अपने आप को अच्छे से समझ पाता है और वो चंद्री के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाता है। और वो साथ ही साथ ये भी चाहता था जो उसकी डुअल पर्सनैलिटी थी, एसेटिसिज्म और इरोटिसिज्म, उसमें से वो बाहर निकले और एक डायरेक्शन पर वो जाए ताकि कभी भी उसको किसी चीज के बीच में डिसाइड ना करना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मे बी ऑल्सो आस्क्ड टू डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ प्रणेश आचार्य, नारानप्पा, चंद्री, पुट्टा। तो जो भी मैंने समरी में डिस्कस किया है नारानप्पा के बारे में, प्रणेश आचार्य के बारे में, आप वो सब के हेल्प से आप अपना एक आंसर फॉर्म कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द नॉवेल समास्कारा एज एन एलिगोरी। तो यहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है जो कि सेम रहेगा और
एलेगरी का मतलब मैंने बता दिया, जो एक मैसेज होता है, एक ब्रॉड मैसेज होता है, एक हिडन मीनिंग होता है, जिसमें ऑथर जो राइटर होता है वो एक सिंबल के थ्रू उसे रिप्रेजेंट करता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, एस्थेटिसिज्म और इरोटिसिज्म, यही एलेगरी है इस नॉवेल का। तो आप इससे इसका आंसर फॉर्म कर सकते हैं। और मैंने प्रणेश आचार्य और नारानप्पा के रोल को, कैरेक्टर को समरी में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन चंद्री का नहीं किया है। तो चंद्री के लिए आपके लिए ये नोट्स हैं। तो फिर से यही कहूंगी, इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। आपका फर्स्ट पॉइंट है, द वुमेन इन द नॉवेल हैव बीन स्ट्रेटिफाइड फाइनली by the author who display his potential in exploring the nature of caste and class system in defining the identity and multifold pressure on them। तो इस नॉवेल में ऑथर ने चंद्री के रोल के थ्रू विमेन के पोजीशन को हाईलाइट किया है, रिप्रेजेंट किया है। इंडियन सोसाइटी में विमेन का क्या रोल है, क्या पोजीशन है। Chandri is a low-caste woman who is lesser than wife of the dead man Naranappa. She realizes all women of her caste and class. She is the most discussed character after Naranappa in the novel and also more critical. अग्रहरा के सभी लोग उसे पसंद नहीं करते थे, उसे इग्नोर करते थे, लेकिन सिर्फ सबके सामने अंदर ही अंदर सभी लोग, मतलब जो भी आदमी लोग थे, उसे चाहते थे, उसे पाना चाहते थे। तो क्योंकि वो एक लो कास्ट से बिलोंग करती थी, तो लोगों को लगता था उसके अंदर इमेच्योरिटी है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका कोई ग्रोथ नहीं है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो पूरे अग्रग्रहा में सिर्फ वही थी जो मैच्योर थी। इनफैक्ट वो प्रणेश आचार्य से भी ज्यादा मैच्योर थी, ज्यादा उसके विजन जो थे स्ट्रॉन्ग थे। तो ऑथर ने चंद्री के कैरेक्टर के थ्रू एक ऐसे वुमेन को रिप्रेजेंट किया है जो ज्यादा कॉन्शियस थी अपने आइडेंटिटी को लेकर, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने को लेकर, और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है क्योंकि आपका एग्जाम है, इसलिए बहुत अर्जेंसी में मैंने इसे बनाया है। तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।